नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले GATT बना था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये बेसिकली क्यों बना था? 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद कुछ वर्ल्ड में ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जैसे ट्रेड्स होता था अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो उनके बीच में कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। सब लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नियम लगा देते, बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाते थे और प्रतिबंध लगा देते थे, जिससे कि इंपोर्ट उनके यहाँ ज़्यादा ना हो पाए और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए फिर वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट हुई कि कुछ एक फ्रेमवर्क बने जिसकी वजह से सब कंट्रीज उसका पालन करें और फिर जनरल एक एग्रीमेंट बने। तो उसके लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड आया था और ये बेसिकली 23 नेशंस ने साइन करा था जेनेवा में 30 अक्टूबर 1947 को, और इट टुक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948। इस दिन से लागू हुआ था। ये बेसिकली एक लीगल एग्रीमेंट था बिटवीन मेनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ के 23 नेशंस से, टू प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रेड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ्स एंड कोटास। तो टैरिफ्स एंड कोटास को हटाने के लिए बेसिकली ये एग्रीमेंट बना था। अब इसमें क्या होता था, अलग अलग राउंड्स होते थे। राउंड्स बेसिकली की मीटिंग होती थी, हम और कैसे इम्प्रूव कर सके टैरिफ्स और ट्रेड्स को, कि और ज़्यादा ट्रेड्स बढ़े वर्ल्ड्स कंट्रीज़ के बीच में। तो इसमें अलग अलग राउंड्स होते थे। तो इसमें 8th राउंड जो हुआ था वो 1986 से 1994 तक उसे उरुग्वे राउंड कहा जाता है। सितंबर 1986 में स्टार्ट हुआ था उरुग्वे राउंड। इसमें बेसिकली इस वाले राउंड से WTO अस्तित्व में आए थे इस राउंड के बाद से। इसमें क्या हुआ था कि इस वाले राउंड में उन्होंने डिस्कशन करा कि जो GATT है इसके अंदर ना सर्विसेज के बीच में होता है, ना सर्विसेज को कोई रेगुलेशन है, ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कोई रेगुलेशन है, और ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है इसके परव्यू के अंदर। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसा एग्रीमेंट या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो ये सब चीज़ों को एक साथ देखे और ट्रेड को फैसिलिटेट करे। तो उसके लिए WTO बनाई गई, और WTO बनी है 1 जनवरी 1995 को मरक्केश एग्रीमेंट के थ्रू, साइंड बाय 123 नेशंस ऑन 15 अप्रैल 1994। इसने बेसिकली गार्ड को रिप्लेस करा था तो WTO में। तो आइए अब WTO के बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। बेसिक फैक्ट्स में बेसिकली इसका लोकेशन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। एस्टेब्लिश 1 जनवरी 1995 को हुआ था। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन 1986-94 तक चला था। 164 मेंबर्स हैं, जो कि 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को रिकॉग्नाइज करता है। ये 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को मॉनिटर WTO करता है। इसका बेसिकली फंक्शन है कि दिस इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो ये सिर्फ एक अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड्स होती है उनके जो रूल्स होते हैं, किस तरीके से रूल होगा, क्या टैरिफ्स एंड कोटास होंगे, ये सब डिसाइड करने वाली ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, नेगोशिएट होते हैं, और एंड साइंड बाय द बल्क ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेडिंग नेशंस, जो इसके मेंबर्स नेशंस हैं, एंड रेटिफाइड इन देयर पार्लियामेंट। बेसिकली उनके पार्लियामेंट में भी इनके करस्पॉन्डिंग एक लॉ बनाया जाता है कि ट्रेड जो होगा वो इस तरीके से लॉ होगा, तो उनके पार्लियामेंट में रेटिफाइड किया जाता है। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली इसका है कि स्मूथ और प्रेडिक्टेबल और फ्री एज पॉसिबल। बेसिकली ट्रेड जो हो वो फ्लो अच्छे से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, वो हम आगे देखेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली प्रोमोट मल्टीलेटरल ट्रेड है, कॉम्पिटिटिवनेस अमंग ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स सो एज टू बेनिफिट कंज्यूमर्स, ताकि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो। अगर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो बेसिकली रेट्स सही मिलेंगे कंज्यूमर को, कोई किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी। एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टू व्यू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, और वर्ल्ड रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन इन मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। और फंक्शंस ऑफ WTO बेसिकली कि एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट, जो इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किए हैं अलग अलग कंट्रीज़ ने, उनको एडमिनिस्टर करना, कि कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी को कोई प्रॉब्लम जा रही तो उसको सॉल्व करना। फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, मान लो कि एक कंट्री है, उसने कहा कि ये जो ट्रेड जो बैरियर्स है दूसरी कंट्री लगाए वो सही नहीं है, तो उसके लिए ट्रेड नेगोशिएशंस भी होते हैं इसके अंदर।
और ट्रेड डिस्प्यूट्स भी हैंडल करने के लिए, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, जो कोई कंट्री अपनी पॉलिसी बनाती है उसको रिव्यू भी करता है, उनको टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप इस तरीके से अपने रूल और फ्रेमवर्क बनाइए, और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोऑपरेशन भी करता है। अब देखते हैं इश्यूज़ विद WTO कि WTO के साथ बेसिकली इश्यूज़ हैं कुछ कुछ। जैसे अब देखेंगे कि लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में क्या हुआ था कि इनकी जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है जहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है उसमें 3 जज की रिक्वायरमेंट होती है, 3 जज बेंच रहती है, वो देखती है। लेकिन 10 दिसंबर 2019 को क्या हुआ कि 2 जज रिटायर हो गए, तो सिर्फ बचा एक, तो यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो पाएगा जब कोई जज ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो इसका मेन पार्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट WTO का, वो ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है बेसिकली। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सब लोग यूनाइटेड स्टेट्स को बोल रहे हैं कि ही हैज़ डेलिब्रेटेड ब्लॉकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं करने दे रहा है, और जो अनस्टाफ्ड बॉडी है जो 2-3 मंथ्स की डेडलाइन रहती है बेसिकली इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, वो भी मेट नहीं हो पाएगी, स्टाफ नहीं है। तो इस वजह से जो इसका मेन पॉइंट है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, वो प्रॉब्लम में आ गया है। और ट्रम्प का कहना है कि WTO हैज़ अनफेयरली अंडरमाइंड US पोजीशन, की उसने US का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि ट्रम्प चाहता है कि जो WTO है वो उसकी बात माने। क्योंकि इसमें क्या है कि EU ने प्रपोज करा है क्रिएटिंग एन इंटरिम कोड, की एक इंटरिम कोड बना दो जिसमें सेटलमेंट हो सके। चाइना ऑफर टू वर्क विद WTO मेंबर, चाइना ने भी बोला है कि इसको WTO को सही रखा जाए जिससे कि ट्रेड सेटलमेंट सही हो, और रशिया भी EU के फेवर में है टू सेव WTO। लेकिन इसमें WTO में जो ट्रेड सेटलमेंट है ये बेसिकली आर्बिट्रेशन इसका मेन पॉइंट है, इज व्हाट द एग्जिस्टेंस ऑफ WTO। और इससे क्या होगा, अगर WTO नहीं होगा तो जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है जैसे अमेरिका है या दूसरी कंट्रीज हैं, वो लोग अपने रूल्स दूसरे डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशंस पे थोपना चाहेंगे। तो WTO को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक कोलैप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ की अगर WTO को कोलैप्स होगा, इट वुड बी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर एग्रेसिव गवर्नमेंट टू इम्पोज देयर रूल्स ऑन ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड में वो अपने रूल इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है WTO इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब WTO का जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली उसकी ट्रेड पॉलिसीज़ पे तो है ही है, लेकिन इंटरनल उसकी पॉलिसीज़ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो WTO हैज़ एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। It has far-reaching effects not only on India's foreign trade but also in its internal economy। तो अंदर इकोनॉमी पे भी WTO का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और इसके फेवरेबल और नॉन फेवरेबल दोनों इम्पैक्ट है। हम एक एक करके दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फेवरेबल इम्पैक्ट। तो फेवरेबल में आता है बेसिकली कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट अर्निंग। क्या हुआ है कि जब ट्रेड एंड टैरिफ्स कम हुए, टेक्सटाइल को इंक्लूड करा गया, सर्विस को बेसिकली इंक्लूड करा गया, तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स अर्निंग हुई और इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ। लोअर टैरिफ बैरियर्स एंड मार्केट एक्सेस हैज़ हेल्प्ड इंडिया टू इंटीग्रेट पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल इकोनॉमी में पार्ट ले पाया अच्छे से। FDI बढ़ा है, ट्रांसफ़र ऑन एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी होती थी वो यहाँ पे यूज़ होने लगी, आइडियाज़। और डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जाके ट्रेड डिस्प्यूट क्लियर हो सकता है। और मार्केट एक्सेस ने क्या हुआ है कि जो आम सामान थे उसमें इम्पैक्ट्स थे। अनफेवरेबल में बेसिकली आ जाता है कि इसमें WTO में बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं। ये ट्रिप्स भी उसमें से एक एग्रीमेंट है, ट्रिम्स भी एक एग्रीमेंट है, और एक है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। तो ये कुछ टाइप के अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं। उसमें से ये ट्रिप्स जो है वो इंडिया के बेसिकली सपोर्ट में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का जो पेटेंट एक्ट 1970 का है उसमें 2005 के पहले क्या होता था कि जैसे कोई सा एक प्रोडक्ट है X, उसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं कि ये A प्रोसेस है और ये B प्रोसेस है। तो इंडिया के पेटेंट के हिसाब से क्या होता था कि प्रोसेस का पेटेंट होता था, प्रोसेस है और प्रोडक्ट X बना है, और B प्रोसेस है X बना है, तो ये दोनों प्रोसेस इस प्रोडक्ट X को बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस पेटेंट हुआ कि अब कोई सेम प्रोसेस A को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट। तो प्रोडक्ट पेटेंट में क्या होता है कि X को पेटेंट कर दिया है, अब वो चाहे A से बने, चाहे B से बने या C से बने। तो इस कंपनी ने X का अगर इसका पेटेंट ले लिया है तो कोई भी किसी भी प्रोसेस से इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। तो इंडिया का जो पेटेंट एक्ट था वो बेसिकली प्रोसेस पेटेंट फॉलो करता था। लेकिन WTO ने कहा
कि आपको प्रोसेस पेटेंट नहीं, प्रोडक्ट पेटेंट फॉलो करना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने कुछ 10 साल का समय दिया। जैसे 1995 में WTO बना था, तो उन्होंने 10 साल का टाइम दिया कि आप 10 साल तक इसको प्रोडक्ट पेटेंट को अप्लाई करिए। तो 2005 में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में अमेंडमेंट किया गया और हमारे यहाँ पे भी प्रोडक्ट पेटेंट लाया गया। अब ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर के बेसिकली, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट तो एक रहता है, फार्मास्यूटिकल रहती है, जेनरिक मेडिसिन बनती है, तो उन सब में अब प्रोसेस चेंज ट्यूक करके हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन अब प्रोडक्ट बन गया है तो जेनरिक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो ये एक इशू है बेसिकली ट्रिप्स का। और ट्रिम्स है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिकली होता क्या है कि ट्रिम्स आर रूल्स डेट आर एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक रेगुलेशंस ए कंट्री अप्लाइज ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे हम लगाते हैं अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। और ये रूल क्या करते हैं कि बेसिकली डोमेस्टिक फर्म को हेल्प करते हैं और उनको एनेबल करते हैं कि इंटरनेशनल फर्म के साथ टक्कर ले सकें, उनके साथ खड़ी रह सके। नहीं तो जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्रीज़ देखेंगे तो वो उनके पास इतना बल्क में पैसा होता है, इतना इन्वेस्टमेंट रहता है कि वो छोटे छोटे कंपनीज़ को टिकने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। तो डोमेस्टिक फर्म्स को कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देना ज़रूरी रहता है, लेकिन ट्रिम्स इस चीज़ों के लिए मना करता है। और जैसे कुछ एक पॉलिसी होती है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट एक पॉलिसी रहती है, और ट्रेड बैलेंसिंग ये रूल्स रहते हैं, जिससे कि जो कंट्री रहती है वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचा सकती है। तो इसमें क्या होता है, LCR में क्या होता है ना कि LCR में कुछ एक परसेंटेज, जैसे कोई सी इंडस्ट्री है X, वो मैन्युफैक्चरिंग बाहर की फॉरेन कंपनी है, फॉरेन इंडस्ट्री है, और इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है ये। तो अगर ये कुछ प्रोडक्ट X बना रही है तो इसका रहता है कि आपको 30% ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएटरी गुड्स आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री से लेना पड़ेगा। तो ये एक LCA लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की पॉलिसीज़ लगा सकते हैं, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी आपकी फले फूलें और साथ साथ में फॉरेन इंडस्ट्रीज़ भी आएँ और वो इन्वेस्ट करें। LCR इज़ ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस टू बी सोर्स फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो बेसिकली सप्लाई करेंगे, कुछ परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। और ये बेसिकली अगर ट्रिम्स को फॉलो करेंगे तो हमारे जो सेल्फ रिलायंट ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी इशू जाता है। और फिर आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ये भी एक तरीके का एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है कि वही है, जैसे अगर सर्विसेज से इंडिया को फ़ायदा बेनिफिट मिला है तो लॉस भी है कि बड़ी बड़ी जो सर्विसेज कंपनी है वो इंडिया में आके देंगी, और अब इंडिया को कॉम्पीट करना पड़ेगा जाइंट फॉरेन फर्म्स के साथ। तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और छोटी छोटी कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हूँ। मोर ओवर सिंस फॉरेन फर्म्स आर अलाउड टू रिमूव, और जो फॉरेन कंपनीज रहती हैं वो अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड सब अपने पेरेंट कंपनी को दे देते हैं जो उनकी वहाँ पे दूसरे देश में आती है। तो ये बेसिकली कुछ इश्यूज़ हैं। और एक इशूज़ इसका भी है, सब्सिडीज़ का भी इशू है इंडिया के साथ में। सब्सिडीज़ में क्या होता है, WTO में जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे USA है, UK है, ये बोल रहे हैं कि आप अपनी जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं वो आप रिमूव करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में सब्सिडी से मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि आप उनको जो वीट है और जो राइस है उनका प्राइस आपने बहुत कम किया हुआ है, तो बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो है वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही, तो आप इसको हटाइए। तो इसका भी एक इशू चल रहा है। इंडिया भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सब्सिडी हटा देंगे तो हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, प्लस फूड सिक्योरिटी का इशू चला जाएगा। तो ये भी एक इशू WTO में चल रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है फ्रेंड्स। आज हमने देखा WTO के बारे में। इसके बेसिकली पढ़ने में तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी शॉर्ट में मैं चाहता था कि छोटा सा वीडियो बने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।